बहुत सारे स्टूडेंट्स जर्मन B1 में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बना पाते। एज ए रिजल्ट उनका जो शाइबन का स्कोर है वो कम रह जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें यूज करने पड़ते हैं कनेक्टर्स, और अगर आपको उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर यूसेज नहीं पता तो आप B1 में शाइबन में अच्छा स्कोर नहीं ले पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कनेक्टर्स की, जिसकी हेल्प से आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं और ये सीख सकते हैं कि हमें उन कनेक्टर्स को ग्रामेटिकली करेक्ट किस तरीके के साथ यूज करना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन कनेक्टर्स की। नंबर 1 इज व्हाइल, देन एंड थर्ड वन इज दिशा। ठीक है, पहले हम इसकी कोर मीनिंग समझते हैं कि इसका यूसेज कहां पे होता है। राइट, तो व्हाइल हम यूज करते हैं जहां पे हमें रीजन देना है। ठीक है, किसी भी चीज का रीजन देना है वहां पे हम व्हाइल यूज करेंगे। सिमिलरली देन को भी हम रीजन में ही यूज करते हैं, पर इसकी जो ग्रामेटिकल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है, वो डिफरेंट रहता है, वो हम आगे सीखते हैं। ठीक है, एंड दिशाल जो है इसको हम यूज करते हैं फॉर अ रिजल्ट, कि कोई चीज है उसका क्या रिजल्ट हुआ है, किसी फिनोमिना का क्या रिजल्ट हुआ है। राइट, अब हम इन तीनों को डिटेल में स्टडी करते हैं कि हमें इन तीनों को किस तरीके के साथ ग्रामेटिकली करेक्ट जो है वो लगाना है। तो सबसे पहले है हमारे पास व्हाइल। व्हाइल को सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कहां कहां लगाते हैं। पहली बात, हम यहाँ पे स्पीकिंग में मेजरली व्हाइल को यूज करते हैं जब हमें कुछ नेचुरल बोलना है। राइट, तो हमारी फर्स्ट चॉइस क्या रहती है, व्हाइल के लिए। ठीक है, सेकेंडली जब आप कोई रीजन, कोई पर्सनल रीजन की एक्सप्लेनेशन देते हैं वहां पे भी हम व्हाइल को यूज करते हैं। ठीक है, अब किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, आपको कोई रीजन देना है वहां पे भी हम व्हाइल को यूज करते हैं। सो इन तीन पैरामीटर्स में हम व्हाइल को यूज करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, सबसे पहले क्या रहेगा, मेन क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस, और सेंटर में हम लगाएंगे व्हाइल। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब एट द एंड। ठीक है, अब यहां पे फोकस करना है कि हमेशा जब भी आप व्हाइल यूज कर रहे हो तो आपका जो वर्ब है वो एंड पोजीशन पे रहना चाहिए। ठीक है, यहीं पे अगर आपकी कहीं पे गलती होगी तो सेंटेंस टोटली गलत हो जाएगा। वर्ब की पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोमिनेंट पोजीशन क्या है कि वर्ब को हमने लास्ट में लेके जाना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखिए, Ich gehe nicht raus while is pregnant। हिंदी में अगर हम मीनिंग इसका देखें तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा बिकॉज क्यों, बारिश हो रही है। तो हमने बेसिक क्या किया था कि while को हम यूज करते हैं रीजन के लिए। अब वो बाहर क्यों नहीं जाना चाहता, क्योंकि बारिश हो रही है। ठीक है, तो जहां पे भी आप रीजन दे रहे हैं वहां पे आप while को यूज करें। राइट, अभी हम इसको स्ट्रक्चरली समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो गया हमारा मेन क्लॉज, Ich gehe nicht raus। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला कि हमने क्या लगाना है, व्हाइल, क्या लगा दिया हमने। ठीक है, देन सब्जेक्ट और वर्ब एट द एंड। ठीक है, नाउ एस सेगमेंट क्या होगा, इट इज रेनिंग, तो ये क्या है, वर्ब। ठीक है, अब वर्ब को हम ले गए लास्ट पोजीशन। दिस इज द की, जब भी आप व्हाइल यूज कर रहे हैं इसी फॉर्मूले में आप यूज करेंगे। अगर आपने वर्ब की पोजीशन चेंज की तो इसका सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो गलत हो जाएगा। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज देन। नाउ द नेक्स्ट वन इज देन। देन हम कहां पे यूज करते हैं, सबसे पहली बात जब आपने कोई सिंपल एक्सप्लेनेशन देनी। ठीक है जी, अब सेकंड बात क्या है कि हम इसको राइटिंग में यूज करते हैं, ईमेल्स, एसेज या एग्जाम। ठीक है जी, थर्ड थिंग क्या है, जब आपको क्लियर एंड स्ट्रक्चर करना है, यानी कि कभी भी आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, इंप्रेसिव करना चाहते हैं, तो आप वहां पे देन यूज कीजिए, क्योंकि व्हाइल को हम हमेशा प्रेफरेबली स्पीकिंग में यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मल राइटिंग ऑलवेज यूज देन।
ठीक है, दैट इज द प्रेफर्ड वन। ठीक है, नाउ अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। अभी देखिए इसका स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए एक बेसिक बात तो है कि ये दोनों ही हम चाहे वाइल या देन है हम रीजन के लिए यूज करते हैं, इंग्लिश हिंदी में अगर कहें तो क्योंकि। ठीक है, पर इसकी सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पे जो वर्ड ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा। अब वर्ड ऑर्डर क्या है, सब्जेक्ट की पोजीशन। ठीक है, जो हमारा सिंपल अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ड ऑर्डर है, जो बेसिक वर्ड ऑर्डर है वो चेंज नहीं होता। इसमें क्या होगा, पहला सेंटेंस प्लस देन, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो खास बात क्या होगी कि वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग, वर्ब को लास्ट पोजीशन में लेके जा रहे थे, एंडिंग में जा रहे थे वाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देन को हम सेंटर लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारा एसवीओ है वो सेम रहेगा, वर्ड ऑर्डर सेम ही रहेगा, यहाँ पे वो चेंज नहीं करना है। ठीक है, वो हमारा सेकंड पोजीशन पे ही रहेगा। Ich lerne Deutsch, denn ich möchte in Deutschland arbeiten। तो मैं जर्मन सीख रहा हूं, क्यों सीख रहा हूं, क्योंकि मैं जर्मन जाके काम करना चाहता हूं या मुझे काम करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे उसने एक स्पेसिफिक रीजन दे दिया। अब एक चीज और है जहां पे आप गलती करते हैं और एग्जामिनर को मौका मिल जाता है कि आपकी जो मार्क्स हैं उसको डिडक्ट करने का, दैट इज द यूज ऑफ कॉमा। ठीक है, तो आपको जो कॉमा है हमेशा देन से पहले लगाना ही है, अगर नहीं लगाओगे तो वो पंक्चुएशन एरर निकालेगा, वहां पे आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होंगे। सो क्लियर, वाइल और देन दोनों रीजन के लिए है। फर्क इतना है कि वाइल में हम वर्ब को लास्ट पोजीशन पे लेके जाते हैं, एंडिंग में लेके जाते हैं, देन में हम लोग एसवीओ यानी कि वर्ड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज देशाल। देशाल बेसिकली एडवर्ब है। राइट, अब इसको हम कैसे यूज करते हैं, सबसे पहली बात कि ये कॉज और इफेक्ट दोनों पैरेलल यूज होंगे। ठीक है, जहां पे कॉज भी नजर आए और उस कॉज का क्या इफेक्ट नजर आ रहा है वो भी आना चाहिए। कॉज और इफेक्ट दोनों साइमल्टेनियसली सेंटेंस में चलने चाहिए। दूसरी बात, इसको हम फॉर्मल राइटिंग में भी यूज करते हैं और स्पीकिंग में भी यूज करते हैं। जैसे वाइल को सिर्फ हम ज्यादातर स्पीकिंग में यूज करते हैं प्रेफरेबली। ठीक है जी, पर इसको हम लोग राइटिंग में भी यूज करेंगे एंड स्पीकिंग में भी यूज करेंगे। अब हम देखते हैं इसका क्या है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नाउ हेयर जो फॉर्मूला है यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सेंटेंस वन। ठीक है, उसके बाद देशाल प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। राइट, अब यहाँ पे वर्ब हमेशा देशाल के बाद आएगा और सब्जेक्ट वर्ब के बाद आएगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल एज रेगनेट देशाल ब्लाइबे इश जू हाउस। तो क्या है कि इट्स रेनिंग, ठीक है, दैट इज वाई आई विल स्टे एट होम। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ठीक है, कॉज और इफेक्ट। राइट, दोनों चीज इसमें पैरेलल चलेंगे। राइट, तो कॉज क्या है, क्योंकि बारिश हो रही है, तो इफेक्ट क्या है कि इसलिए मैं यहाँ पे घर में रहूंगा। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब लाई में ये हो गया हमारा हमेशा विशाल के बाद, तो ये सेकंड पोजीशन पे है और जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद है। सो दिस इज अबाउट द दिशाल, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे दैट इज वाई। ठीक है, राइट, कि कॉज भी हो और इफेक्ट भी हो। नाउ लेट्स सम इट अप। सबसे पहले हमने किया वाइल। ठीक है, वाइल किसके लिए था, रीजन के लिए। राइट, और यहाँ पे वर्ब की पोजीशन कहां पे रहती है, एकदम एंड पे। राइट, सेकंड देन सेम चीज रीजन के लिए, लेकिन यहाँ पे वर्ड ऑर्डर चेंज नहीं होता है, वही नॉर्मल ऑर्डर रहता है। दिशाल वो रिजल्ट देता है, कॉज एंड इफेक्ट वही से था जो रिजल्ट है। ठीक है, उसके ऊपर फोकस है, पर वर्ब की पोजीशन क्या रहेगी, सेकंड। ठीक है, आफ्टर दिशाल। राइट, सब्जेक्ट वर्ब के बाद रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्री कनेक्टर्स व्हाइल, देन एंड दिशाल। आने वाली वीडियोस में हम और कनेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी,
लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।